हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पृथ्वी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। देखिएगा, सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट, एचटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करिएगा। देखिएगा, आज आपका डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स पेडागोगी और मैथ्स का ये स्पेशल क्लास है, तो पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है। गणित शिक्षण में भाषा प्रयोग कहते हैं इसे, गणित शिक्षण में मूल्य है, या गणित शिक्षण में सहसंबंध स्थापित करता है, या गणित शिक्षण में उपकरण है। तो देखिएगा, शुद्ध गणितीय शब्दावली, जैसे कि टीचर जो है आपका कक्षा में आपका पीरियड ले रहे हैं, तो आप देखिएगा गणित या मैथ्स के पीरियड में आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स का जो टर्म्स है, ये शब्दावली है, उनका ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ये शब्दावली है किस बात को जो है प्रोत्साहित कर रही है, तो देखिएगा आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। किस तरह से कि गणित शिक्षण में गणित भाषा का ही आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, मतलब गणित के जो टर्म्स हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में ला रहे हैं। इतना आया समझ में? पहला ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और इस आधार पर यह तय किया जाता है कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता, वर्ग मतलब यहां समूह है, ध्यान रखिएगा, के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके कहलाता है। योगात्मक मूल्यांकन है, सूचनात्मक मूल्यांकन है, परीक्षण है, या निदानात्मक परीक्षण है। तो देखिएगा, बात करें यहाँ पर कि एक ऐसी योजना के अंतर्गत हम कार्य करते हैं कि बच्चा जो है कितना समझ चुका है, मतलब कितना सीख चुका है और कितना उसको सीखना बाकी है। इसमें आपका व्यक्तिगत मतलब आपका प्रत्येक बच्चे के लिए हम ध्यान देते हैं, और एक समूह भी होता है कि इतने जो बच्चे हैं, जैसे 3 या 4 बच्चों का समूह है, उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर जो है यह जो आपका कहलाता है यह निदानात्मक या डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसे हम कहते हैं। आया समझ में? इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बच्चे की आपका विशेष कमजोरी वाला क्षेत्र कौन सा है, उस कमजोरी को पहचानेंगे और उसे दूर करने का जो प्रयास है वह आपका निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत होता है। इतना है समझ में? डी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं यहाँ पर तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? देखिएगा, नहीं वाला प्रश्न आपसे पूछा है, तो गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। फिर कहा है कि गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए। फिर कहा है हमसे गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही बात है। फिर गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता है। देखिएगा, नहीं पूछा था हमसे, यहाँ पर नहीं दिया है, तो हम भी आपका नेगेटिव पॉइंट ही ढूंढेंगे। तो देखिएगा, गणित के पाठ्यक्रम का निर्माण जब होता है तो देखिएगा अध्यापक से भी उनके कुछ विचार लिए जाते हैं, उनकी सहमति भी आवश्यकता है, यहाँ पर आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आपने जैसे कक्षा 5 का सिलेबस जो है वो बना दिया और कक्षा 5 जो आपका अध्यापक पढ़ाते हैं उनको पता ही नहीं है कि सिलेबस में आपका क्या है, बुक में आपका क्या दिया है, तो ऐसा नहीं होता है। अध्यापक की सहमति भी आवश्यक है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा आप। इतना समझ में? पाठ्यक्रम निर्माण की मतलब जो भी आपका बुक बन रही है, जिसमें कि आपका जितने भी टॉपिक शामिल कर रहे हैं उसमें देखिएगा अध्यापक के विचार तो शामिल होंगे। जो एनसीटीई निर्मित करता है, एनसीटीई जो टीचर्स की काउंसिल होती है, और एनसीईआरटी जब बुक आपका निर्मित करेगा तो अध्यापकों के विचार आवश्यक है उसमें। यहाँ पर सहमति की आवश्यकता नहीं है, तो अपना आंसर भी नहीं के लिए ही जाएंगे यहाँ पर। इतना आया समझ में? अपने को यहाँ पर डी ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? देखिएगा, आपका जब भी आपका गणित जो है उन्नति, ये समाज के लिए आपका कार्य करे, वृद्धि हो, उसमें देश की संपन्नता जिसमें शामिल हो, तो ये सभी जो है सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है। आया समझ में? गणित के सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत क्या आता है? गणित जो है आपका किसी भी पर्टिकुलर समाज और देश की संपन्नता में यदि कार्य करता है तो ये आपका सामाजिक मूल्य जो है यहाँ पर दर्शाएगा। इतना आया समझ में? बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता नहीं है? बताना है। अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है, तो देखिएगा विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा कार्य कर रहे हैं उस तरफ देखना।
फिर विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो तो उनको सुनना। फिर अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना, या फिर विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर अंक ग्रेडिंग उनको प्रदान कर रहे हैं। तो देखिएगा यहां पर बात की गई है अनौपचारिक आकलन की। तो अनौपचारिक आकलन में अपना पहला से तीसरा ऑप्शन तक आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रहे हैं तो ये आपका औपचारिक या फॉर्मल आपका टेस्ट के अंतर्गत आ जाएगा। आया समझ में? औपचारिक आकलन के अंतर्गत यह आता है कि विद्यालय स्तर पर जो भी आपका कार्य करे, चाहे आप टेस्ट ले रहे हैं बच्चों का, उनकी आंसर जो की है, आंसर पुस्तिका है या उत्तर पुस्तिका है, उनको जांच कर रहे हैं, तो यह आपका औपचारिक परीक्षण के अंतर्गत यह आता है या औपचारिक आकलन कहते हैं। तो अनौपचारिक आकलन की विशेषता नहीं है, अपने को डी ऑप्शन यहां पर टिक कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है, कि बच्चा जो है गणित संबंधी कहां कमजोरी प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिएगा विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, मौखिक कार्य करेंगे। फिर विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण करेंगे कि इसने कितना अच्छा लिखा है और इन्होंने जो है कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, या तो यह विश्लेषण के अंतर्गत आता है। फिर विद्यार्थियों में तुलना करके, तो देखिएगा विद्यार्थियों में तुलना करके हम किसी भी कमजोरियों को पहचानना या कमजोरी को जानने का आपका सबसे जो अच्छी विधि की बात करें तो तुलना नहीं होगी यहाँ पर। ऐसा समझ में, तुलना करके किसी बच्चे की कमजोरी का आप पता नहीं लगा सकते हैं। डी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहेंगे? पूर्व ज्ञान कहेंगे, प्रस्तावना कहेंगे, उद्देश्य कथन कहेंगे, या आदर्श प्रश्न होगा? तो देखिएगा बात करें नए प्रकरणों के अंतर्गत क्या होता है कि जब भी कुछ हम नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित कैसे करेंगे हम? तो देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रस्तावना, और अपना आंसर भी यहाँ पर प्रस्तावना ही होगा। प्रस्तावना के अंतर्गत क्या होता है कि आप कुछ बच्चे को नए ज्ञान के प्रति जो उनका पूर्व ज्ञान है या पूर्व अनुभव है उनको उससे आपका जोड़ेंगे, उनके विचार क्या है, क्या कमेंट करते हैं बच्चे, उनको जोड़ेंगे प्रस्तावना के अंतर्गत। उनके आपका जो सभी जो बच्चे हैं उनके जो सामूहिक विचार है उनको हम शामिल करेंगे, चर्चा करेंगे बच्चों से। तो यह सब कुछ जो है आपका प्रस्तावना के अंतर्गत आता है कि नए प्रकरण को पुराने प्रकरण या पुराने अनुभवों से जोड़कर आप देखेंगे। बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दिया है आपका, देखिएगा यह 1,76,409 है, में 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा? देखिएगा अब 7 कहाँ है आपका, तो 2 और 2 यहाँ पर 0 लगी है, तो मतलब ये हो जाएगा अपना 1, 2, 3, 4, ये 70,000 हो गए। फिर पूछा है 6 का स्थानीय मान, तो 3 0 है, मतलब 6,000 हो जाएगा, ये 6,000 हुआ। फिर दिया है कि 9 का स्थानीय मान, तो 9 ही होगा। अब यहाँ पूछा था हमसे कि योग कर लेना है, तो 9 के 9, फिर 0 के 0, 0, फिर 6 के 6 और 7, तो क्या आया आंसर अपना 76,009। मतलब आप बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी आपकी। समझ लीजिएगा स्थानीय मान से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपका सीटेट ले लीजिए, चाहे आप रीड दे रहे हैं, चाहे आप एस्टेट देंगे, आपका वर्ग 3 एग्जाम देंगे, सभी एग्जाम्स के लिए आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? देखिएगा गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है, तो देखिएगा गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, ये तो होगा बिल्कुल। फिर दिया है अपने को कि गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है, बिल्कुल। देखिएगा जो आपके पास गणित के अंतर्गत ऐसे अमूर्त प्रत्यय होते हैं जैसे कि समय है, माप है, इनको आप अमूर्त मतलब ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट होता है प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने या वस्तु या कोई विचार अगर नहीं भी है फिर भी आप उनकी व्याख्या कर सकते हैं, तो गणित में ऐसा बिल्कुल होता है। फिर गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है, या फिर दिया है संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है। तो देखिएगा बात करते हैं सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन के लिए क्षेत्र आपका संकुचित नहीं है, यह विस्तारित क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा गणित के अंतर्गत विस्तारित क्षेत्र होता है। तो यहां पर गणित की प्रकृति संकुचित नहीं होगी, मतलब अपने को सी ऑप्शन यहां पर टिक कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है। अब देखिएगा पानी और शर्करा का यहाँ पर आपका मिश्रण लिया है, 3 लीटर के मिश्रण में 40% जो है ये शर्करा है। यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में और मिला दिया जा रहा है तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत अपने को निकालना है। तो बात करते हैं, देखिएगा 3 लीटर में आपका शर्करा कितनी होगी, तो 3 लीटर आपका बराबर करेंगे हम, 3 लीटर जो आपका शर्करा है उसमें 3 लीटर मिश्रण में 40 जो प्रतिशत शर्करा है तो उसको निकालेंगे हम, तो 3000 लीटर हो जाएगा। अब शर्करा की मात्रा मतलब शक्कर की मात्रा निकाल रहे हैं शुगर की, तो 40% है, 40/100 हो जाएगा प्रतिशत का। अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0, तो इधर आपका आ जाएगा 3 और 4, 3 चौके 1200 ml जो है आपका क्या आ जाएगा, आपका 3 लीटर शर्करा की जो मात्रा है उसमें 1200 ml जो है आपका निकल गया है यहाँ पर जो शर्करा की मात्रा है। अब 1 लीटर पानी और मिला दिया जा रहा है, क्या कह रहा है कि 1 लीटर पानी और इस मिश्रण में मिला दिया जा रहा है। अब क्या हो रहा है, अब पानी मिला रहे हैं तो 3 लीटर पहले से था और 1 लीटर यह, तो आपका पानी की मात्रा कितनी हो गई, 4000 लीटर। अब जो है अपने को पूछा है कि नए मिश्रण में शर्करा का जो प्रतिशत है, तो शर्करा का या शुगर का प्रतिशत हमारे पास 1200 ml था, तो अब जो प्रतिशत होगा शुगर का या शर्करा का इसे हम निकाल लेंगे। देखिएगा 1200 ml दिया था, अब जो नया प्रतिशत है पानी का वह कितना हुआ, 4000 लीटर, तो 4000 नीचे रख देंगे और गुणा करेंगे हम 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 1 और 0 कैंसिल, 4 3 12, आपका ये 12000 नहीं है 1200 ही था, 3 और 0, ये आपका यहाँ की 0 आया समझ में। तो अब क्या हुआ कि जो नया प्रतिशत निकल कर आया हमारे पास शर्करा का वह आपका 30%, मतलब आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इतना आया समझ में। ये आपका टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे, 10 में से 10 आपने स्कोर किया होगा। अगर अच्छा लगे देखिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की अपडेट्स के लिए, और बेल बटन को ऑन करना है। बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए अब मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।